हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा एम है टू डिटरमाइन इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट। तो कोई भी सॉल्ट ले सकते हैं। आज हम अमोनियम क्लोराइड लेने वाले हैं, तो हमें निकालना है इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है और कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट और हम करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, जब भी आप किसी भी सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं या किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो कुछ ना कुछ हीट आइदर रिलीज होती है या कुछ ना कुछ हीट रिक्वायर्ड होती है। डिजोल्व होने पे अगर किसी भी सॉल्ट को हम किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो आइदर हीट लेती है वो, मतलब कि एंडोथर्मिक होती है रिएक्शन, आइदर हीट रिलीज होती है तो वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। तो उस उस हीट चेंज को निकालने के लिए हम कैलोरीमेट्री का यूज कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में भी किया है, जिसमें हमने पहले हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकाला था ऑफ रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, और उसके बाद फिर हमने कैलोरीमेट्री का ही यूज करके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की हेल्प से हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी निकाली थी ऑफ वीक एसिड, ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड। तो चलिए समझते हैं इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसा कि हमें पता है, कोई भी सोल्यूट है उसको हम सोलवेंट में डालेंगे तो वो डिजोल्व होगा तो आइदर हीट रिलीज होगी या हीट टेकन होगी, या वो हीट लेगा या वो हीट देगा। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस में ये होगा। तो अगर हम सोल्यूट का 1 मोल ले लें और एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोलवेंट में अगर हम उसे डिसोल्व करें तो जो एंथैल्पी चेंज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर 1 मोल ऑफ सोल्यूट ले लें, 1 मोल सोल्यूट का ले लें और किसी सोलवेंट की पर्टिकुलर अमाउंट में हम अगर उसे डिसोल्व करें तो जो हीट चेंज होगा उसे हम बोलेंगे इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो फॉर एग्जांपल NH4Cl का हम एग्जांपल ले लेते हैं। NH4Cl का एग्जांपल ले लेते हैं को हमने 100 मोल ऑफ H2O में डिसोल्व किया। 100 मोल ऑफ H2O में डिसोल्व किया एक बार तो डेल्टा H1 कुछ एंथैल्पी चेंज हुआ, और 1 मोल ऑफ NH4Cl को ही हमने एक बार 100 मोल है ये, 100 मोल ऑफ H2O, ये 200 मोल ऑफ H2O में डिसोल्व किया तो कुछ एंथैल्पी चेंज हुआ। तो भी हमने क्या किया है, 1 मोल ही NH4Cl लिया है, NH4Cl का 1 मोल लिया है, NH4Cl का 1 मोल लिया है और उसे हमने एक बार 100 मोल ऑफ वाटर में डाला तो कुछ एंथैल्पी चेंज आया, और नेक्स्ट टाइम हमने किया NH4Cl को 200 मोल ऑफ वाटर में डिसोल्व किया। अभी सोलवेंट का अमाउंट हमने इंक्रीज कर दिया है तो अभी एंथैल्पी चेंज क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम सोलवेंट का अमाउंट चेंज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम सोलवेंट का अमाउंट इंक्रीज करेंगे, तो जैसे यहाँ पे 100 मोल लिया है फिर 200 मोल लेंगे, और फिर अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो हम नोटिस करेंगे कि कुछ टाइम के बाद, कुछ पर्टिकुलर डिसोल्यूशन, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ सोलवेंट के बाद वो वैल्यू जो डेल्टा एच की है वो चेंज होना बंद कर जाएगी। तो एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी जिसके बाद एंथैल्पी चेंज होना बंद हो जाएगा, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जो एंथैल्पी होगा उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी, डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 मोल इसमें सोल्यूट होगा, 1 मोल सोल्यूट होगा और जो सोलवेंट होगा वो इतना सफिशिएंट एक्सेस में होगा, तो इतना हमने सोलवेंट एक्सेस में ले लिया। इसके बाद अगर हम फर्दर डाइल्यूशन करेंगे तो एंथैल्पी चेंज हमें नहीं दिखेगा, जितना एंथैल्पी चेंज आ रहा था वो एक लिमिटिंग वैल्यू में रीच कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डिफरेंशियल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें आज हमें निकालना है इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले वाटर लेना है, हमें सबसे पहले वाटर लेना है जिसमें NH4Cl को डिसोल्व करना है, और उसका हमें टेम्परेचर नोट कर लेना है। तो ये जो प्रोसेस है कैलोरीमेट्री का, ये तो आप अभी फैमिलियर हो चुके होंगे। तो सबसे पहले हमें वाटर लेना है और उसे थर्मस फ्लास्क में डालना है और टेम्परेचर नोट करना है, और यहाँ पे लिड क्लोज रहेगी और स्टरर रहेगा। तो कुछ रीडिंग्स लेनी है इसकी 4 मिनट के लिए, हर हाफ मिनट के बाद रीडिंग्स लेनी है, तो ऐसी 8 रीडिंग्स हो जाएंगी। और उसके बाद क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्ट इसमें डिसोल्व करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे लेना है। तो अभी के लिए एज्यूम कर लीजिए कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोल्ट हमने डाला इसमें और फिर इसको डिसोल्व कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्टरर। तो उस पॉइंट पे जब हमने डिसोल्व किया तो उस पॉइंट पे हमने टाइम नोट कर लेना है कि कब हमने मिक्स किया। उस टाइम पे जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, जो उस टाइम पे एनर्जी चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा,
वो हमें निकालना है। तो यहाँ का हमने टेम्परेचर नोट कर लिया है, यहाँ का हमने टेम्परेचर नोट कर लिया है। इस मिक्सिंग के टाइम पे जो टेम्परेचर चेंज आएगा वो हमें नोट कर लेना है। ये भी सेम 4 मिनट के लिए रीडिंग्स लेनी है, हर हाफ मिनट के बाद रीडिंग्स लेनी है। तो मिक्सिंग के बाद क्या करना है, इसमें जब सोल्ट मिक्स कर देना है तो टाइम नोट कर लेना है, और हर हाफ मिनट के बाद हमें रीडिंग्स लेनी है, और ऐसा 4 मिनट के लिए करना है। तो 2 रीडिंग्स हो जाएंगी, हमारे 2 तरह की रीडिंग्स हो जाएंगी, इसमें 8 रीडिंग्स होंगी और इसमें 8 रीडिंग्स होंगी। तो अभी कैलकुलेशन देख लेते हैं, क्या करना है। सबसे पहले ग्राफ का आपको बता देती हूँ। इसमें भी ग्राफ वही प्लॉट करना है, टेम्परेचर वर्सेस टाइम प्लॉट करना है, और टाइम ऑफ मिक्सिंग पे एक लाइन खींच लेनी है, जो आपने नोट किया था मिक्सिंग के टाइम, जब मिक्सिंग की थी तो ये वो टाइम है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और जो आपने बिफोर डिसोल्यूशन ऑफ सोल्ट वाटर का टेम्परेचर नोट किया था वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और ऐसे ही ये आपको देखना है कि आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अभी के लिए टेम्परेचर इंक्रीज पे रीडिंग्स डाल रही हूँ मैं, तो यहाँ कुछ रीडिंग्स आ जाएंगी, और इनको एक्स्ट्रापोलेट करके आपने यहाँ से T1 निकालना है, जो इनिशियल पॉइंट पे टेम्परेचर था जब तक मिक्सिंग नहीं हुई थी, और यहाँ से आपको T2 निकाल लेना है। ये आफ्टर मिक्सिंग, ड्यूरिंग मिक्सिंग का टेम्परेचर होगा। बिफोर मिक्सिंग टेम्परेचर इतना था और ड्यूरिंग मिक्सिंग टेम्परेचर T2 था। तो ये टेम्परेचर आपको नोट कर लेने हैं। तो अभी देखते हैं कैलकुलेशंस कैसे करनी है। तो जब आप मिक्सिंग करोगे तो कुछ एंथैल्पी चेंज आएगा, और वो एंथैल्पी चेंज किसके इक्वल होगा, जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो एंथैल्पी चेंज इन कैलोरीमीटर की एंथैल्पी चेंज के इक्वल होगा, प्लस जितना कैलोरीमीटर में एंथैल्पी चेंज हुआ होगा उसके इक्वल होगा, प्लस किस वजह से एंथैल्पी चेंज आ सकता है, जो प्रोडक्ट्स बने हैं उसकी वजह से, जो प्रोडक्ट्स में से एंथैल्पी चेंज होगा उसकी वजह से जो एंथैल्पी चेंज आएगा। तो इन दोनों चेंज की वजह से टोटल हमें चेंज ऑब्जर्व होगा। तो कैलोरीमीटर का एंथैल्पी चेंज, उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है उस अकॉर्डिंग वो एंथैल्पी चेंज शो करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं Cp ऑफ डेल्टा H इज इक्वल टू Cp dt होता है। तो Cp इंटू dt, ये कैलोरीमीटर का Cp हो गया, प्लस प्रोडक्ट्स का क्या होगा, Cp ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू dt। और टेम्परेचर चेंज क्या हुआ था, पहले वाला हमने टेम्परेचर माना था T1, और फाइनली टेम्परेचर क्या हो गया था T2। तो Cp ऑफ कैलोरीमीटर प्लस ये कॉमन ले लेंगे हम, T2 माइनस T1 हो जाएगा, और Cp ऑफ प्रोडक्ट्स इसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्म में लिख लेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं हम इसको। टोटल हीट कैपेसिटी को मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिख सकते हैं। तो अभी क्या होगा, क्योंकि हमने माना है कि हम बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन लेने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे इसको, ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है उसको वाटर के ही इक्वल मान सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन हम बहुत डाइल्यूट लेने वाले हैं। वो मैं अभी कैलकुलेशन बताऊंगी आपको, डाइल्यूट सॉल्यूशन कितना लेने वाले हैं और कैसे कैलकुलेट करना है। अभी मैंने आपको नहीं बताया NH4Cl कितना लिया हमने और कैसे लिया, तो वो कैलकुलेशन मैं बताऊंगी। और अभी के लिए मैंने बस बताया कि हम एक डाइल्यूट सोल्यूशन लेने वाले हैं। तो क्योंकि सोल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है तो हम हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर को इसको हम रिप्लेस करके वाटर की हीट कैपेसिटी भी ले सकते हैं, और हम यहाँ पे मास लेंगे वाटर का। ठीक है, तो अभी के लिए ये फॉर्मूला देखिए, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये डेल्टा H चेंज आ गया। अभी जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की, वो होगी विद रिस्पेक्ट टू 1 मोल। अगर 1 मोल अगर आपने सोल्यूट लिया है तभी ये डेफिनेशन वैलिड होगी इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की। तो हमें इसे नॉर्मलाइज करना होगा नंबर ऑफ मोल से हम इसे डिवाइड करेंगे, वो हमारा इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हमारा होगा, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगा इसको नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे एक डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। मैं किसी एक कंपोजिशन का एग्जांपल लूंगी और आपको बताऊंगी कि कैसे हमें इसको वे करना है, कितना वे करना है और कैसे हमें डालना है। तो हम जो एग्जांपल लेने वाले हैं वो सोल्यूट इज टू सोलवेंट की रेशो हम लेने वाले हैं 1:100 की रेशो में हम लेने वाले हैं। तो ये देखिए, ये 100 पार्ट्स ऑफ सोलवेंट है, तो उसके कंपेयर में सोल्यूट है 1 मोल सोल्यूट है। तो देखिए कितना डाइल्यूट सोल्यूशन बनेगा। और हम टोटल जो सोलवेंट लेने वाले हैं, जो हमने स्टार्टिंग में वाटर लिया था, मैंने आपको नहीं बताया था कि हमने कितना वाटर लिया,
कैलोरीमीटर में जब हमने इनिशियली रीडिंग्स ली थी, तो हम 200 ml ऑफ वाटर लेंगे, 200 ml ऑफ वाटर लेंगे, वो सॉल्यूशन हम बनाएंगे। तो अभी क्या करना है, तो अगर हम ये पर्टिकुलर कंपोजिशन का सोल्यूट सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब है, अगर 100 मोल सॉल्वेंट है, 100 मोल सॉल्वेंट है तो 1 मोल, इसका क्या मतलब है, 1 मोल सोल्यूट है। क्योंकि हमें सोल्यूट का वेट निकालना है कि NH4Cl को हम कितना वे करें, NH4Cl को कितना वे करें सॉल्यूशन के अंदर। तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है हम उसे राइट साइड में लिख लेते हैं, तो कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है, कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है, इसलिए मैंने सोल्यूट की कहानी राइट साइड में लिखी है। तो 100 यहाँ पे मोल आएगा, 100 मोल ऑफ सॉल्वेंट है, हमें कैसा सोल्यूशन बनाना है, 1:100 का, मतलब कि 100 मोल ऑफ सॉल्वेंट हो तो 1 मोल ऑफ सोल्यूट होगा, 100 मोल ऑफ सॉल्वेंट होगा तब 1 मोल ऑफ सोल्यूट होगा। और इसको मोल को हम मास में कन्वर्ट कर लेंगे, मोल को हम मास में कन्वर्ट कर लेंगे, तो मोल होता है मास बाय मोलर वेट, मास बाय मोलर वेट। तो 100 मोल अगर सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो मास क्या आ जाएगा, मोल इंटू मोलर वेट। तो 100 इंटू मोलिकुलर वेट क्या होता है वाटर का, 18 ग्राम, तो 18/1000 किलोग्राम, ऐसा यूनिट्स में लेना है इसको। तो ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0.018 किलोग्राम आ जाएगा, 0.018 किलोग्राम आ जाएगा। तो इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, 0.018 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 0.018 किलोग्राम सॉल्वेंट होता है, वाटर लिख लेते हैं यहाँ पे, वाटर है। तो सोल्यूट कितना है, सोल्यूट का मोलिकुलर वेट होता है 53.5 ग्राम, तो 1 इंटू 53.5, ये इसका मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 1 मोल ही था तो ये वही का वही रह जाएगा, तो 53.5/1000 ये किलोग्राम में आ जाएगा सोल्यूट। तो इतना किलोग्राम वाटर होता है तो हमें इतना किलोग्राम सोल्यूट लेना पड़ेगा, ये अगर कंपोजिशन का सोल्यूशन बनाना है तो। पर अभी वाटर कितना है, 200 ml, इसको अगर हम डेंसिटी के फॉर्मूले से अगर हम इसका ग्राम्स निकाल लेंगे तो ये 200 ग्राम्स ही आ जाएगा, 200 ग्राम्स आ जाएगा, मतलब कि 200/1000 किलोग्राम। तो ये क्या हो जाएगा, 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम हो जाएगा। तो अब देखिए 0.018 किलोग्राम वाटर होता है तो इतने किलोग्राम सोल्यूट डालना पड़ेगा, लेकिन अगर 1 किलोग्राम वाटर होता है तो हमें 53.5 डिवाइड बाय 1000, ये फॉर्मूला हम बाद में फिर से लिख लेंगे, तो फिर से देखिए 0.018 किलोग्राम वाटर होता है तो इतना सोल्यूट डालना पड़ता है। अगर 1 किलोग्राम वाटर होगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1/018 किलोग्राम, लेकिन वाटर है कितना, वाटर है 0.2 किलोग्राम, 0.2 किलोग्राम वाटर होगा तो 53.5 डिवाइड बाय 1000 इंटू 1/018, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये सोल्व करके आ जाएगा आपका 0.0059 किलोग्राम। तो इतना आपको NH4Cl डालना होगा। अगर आपको 1:100 का सॉल्यूशन बनाना है, 1:100 का सॉल्यूशन बनाना है जिसमें सॉल्वेंट हो 200 ml, तो ये आपका NH4Cl का वेट आ जाएगा, इतना वेट आपको वे करना है ये पर्टिकुलर रेशियो बनाने के लिए। और जो मैंने सॉल्वेंट लिया है वो मैंने 200 ml लिया है। तो आपको जब मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था तो उसमें बताया नहीं था कि वाटर कितना लेना है, तो वहाँ पे आपको 200 ml लेना है। अगर आपको ये पर्टिकुलर कंपोजिशन में और इतनी वॉल्यूम में आपको सॉल्यूशन बनाना है तो उस टाइम पे आपको इतना ही ml वाटर लेना पड़ेगा, इतना ही ml वाटर लेना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास ये हमें पता चल गया है वेट कितना है NH4Cl का। अब एक बार हम फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हमने डिराइव किया था फॉर्मूला एंथैल्पी का, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो फिर से लिख देती हूँ मैं एक बार। तो लिख लीजिए, ये फॉर्मूला आया था डेल्टा H इंटीग्रल एंथैल्पी इज इक्वल टू MS प्लस CP ऑफ कैलोरीमीटर इंटू T2 माइनस T1 बाय नंबर ऑफ मोल्स। तो ये फॉर्मूला आया था आपका, में आपको इस फॉर्मूले में आपको T2 माइनस T1 वो ग्राफ से मिल जाएगा, ये ग्राफ से मिल जाएगा। CP कैलोरीमीटर मैंने आपको फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में निकालना सिखाया था, ये एक्सपेरिमेंट 1 से निकालना है आपको, ये एक्सपेरिमेंट 1 के हेल्प से निकालना है आपको। ये आपको वाटर की लेनी है, वाटर की वैल्यूज लेनी है, ये मैंने आपको बताया था, ये MS, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ही बताया था, ये MS की वैल्यू, S की वैल्यू क्या होती है और मास ऑफ वाटर क्या डालना है इसमें, कैसे डालना है, ये कैसे डालना है। इस बार बस ध्यान रखना, इस बार हमने 200 ml लिया है, 200 ml वाटर लिया है, तो उसी हिसाब से आपने डेंसिटी की वैल्यू, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके आपको वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना है। और वॉल्यूम आपको पता है तो ये आप फॉर्मूले में रिप्लेस कर सकते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम में के फॉर्मूले से मास की जगह पे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख देंगे। और फिर यहाँ पे वॉल्यूम आपको पता है, डेंसिटी ऑफ वाटर पता है आपको, CP ऑफ कैलोरीमीटर एक्सपेरिमेंट 1 से आ जाएगा, ये आपको ग्राफ से मिल जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लेने हैं तो मास बाय मोलर मास
ये सोल्यूट का मास अभी हमने निकाला था, ये आपको यहाँ डालना है, ये आपको यहाँ डालना है, और मोलिकुलर वेट आप निकाल सकते हैं NH4Cl का। तो इस तरह से आप डेल्टा H इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, डेल्टा H इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।